आज की वीडियो में हम 11th क्लास के डेटा हैंडलिंग चैप्टर के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, आज हम प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द प्रोग्राम टू ऑब्टेन प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम फ्रॉम यूजर एंड कंप्यूट सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर आपको याद हो तो ये प्रीवियस चैप्टर में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमने यूजर से क्या क्या पूछा था, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा था, रेट पूछा था, टाइम पूछा था, उसके अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो आप उस वीडियो में देख सकते हो कि हम किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रोग्राम को मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन टेम्परेचर्स ऑफ 7 days मंडे ट्यूसडे टू अप टू संडे एंड देन डिस्प्ले एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक। अब इसमें हमें करना क्या है, देखो ये प्रोग्राम मैं आपको लास्ट में सिस्टम पे बताऊंगी। अभी मैं आपको रफ आइडिया दे देती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम बनाना कैसे, उसका रीजन क्या है, मैं आपको पूरा क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऐसा कुछ प्रोग्राम भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था जब हमने प्रीवियस चैप्टर के, कौन से चैप्टर के, पाइथन फंडामेंटल चैप्टर के प्रोग्राम्स बनाए थे। तो उसमें हमने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यूजर से पूछे थे और उनका एवरेज डिस्प्ले किया था। ठीक है, आज हमें क्या करना है, हमें 7 days के टेम्परेचर्स को यूजर से पूछना है और क्या डिस्प्ले करना है, एवरेज टेम्परेचर डिस्प्ले करना है। ठीक है ना, तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले सपोज मंडे का टेम्परेचर पूछा हमने, देन हमने ट्यूसडे का टेम्परेचर पूछा। इसी तरह से हमें इनपुट फंक्शन का यूज करके इन 7 days का टेम्परेचर यूजर से पूछना है एंड देन हमें क्या करना है, एक एवीजी नाम का वेरिएबल लेके इन सभी टेम्परेचर को क्या कर देना है, प्लस कर देना है और फिर हमें उसको डिवाइड बाय 7 कर देना है और इसको डिस्प्ले कर देना है। अब ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन जिसमें हमें करना क्या है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें यूजर से पूछनी है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इसको सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पे सपोज जैसे आप नॉर्मल मैथ्स में भी हम क्या करते हैं, x की वैल्यू अगर हमें पता है तो यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं। सपोज 2 है तो हमने यहाँ 2 रख दिया और उसकी पावर 4 रख दिया। ठीक है, इसी तरह से y की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ पर z की वैल्यू पुट कर देते हैं और क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, एक एक्सप्रेशन को ही सॉल्व करना है, लेकिन x, y और z की वैल्यू हमें यूजर से पूछनी है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे ये पाई भी तो है, उसका हम क्या करें। तो देखो एक तो अप्रोच हमारा क्या है कि हम डायरेक्टली पाई की वैल्यू रख दें, लेकिन नहीं, हमारे पास एक मॉड्यूल है, मैथ नाम का मॉड्यूल है। मॉड्यूल देखो होता क्या है, वैसे तो मॉड्यूल्स के बारे में भी हम आगे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब मॉड्यूल क्या होता है, एक ऐसी फाइल रहती है जिसमें कुछ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, फंक्शंस या ऑब्जेक्ट्स ये क्या है, ऑलरेडी डिफाइंड है, उनकी वैल्यू या फंक्शन है अगर तो वो किस तरह से वर्क करेंगे ऑलरेडी क्या है, डिफाइंड है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, किसी भी चीज का लॉग कैलकुलेट करना है तो एक तो अप्रोच है आप खुद पूरी की पूरी कैलकुलेशंस खुद करो कि ये किस तरह से वर्क करता है, या तो आप क्या करो, बिल्ट इन फंक्शन का यूज करो, भाई ये लॉग जो है किस तरह से निकाला जाता है। आपको क्या निकालना है, साइन निकालना है किसी एंगल का। ठीक है, तो एक मैथ नाम का मॉड्यूल है पाइथन में जो कुछ जो कॉमनली मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, कॉमनली यूज मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, ऑलरेडी उसमें क्या है, स्टोर्ड है, रखी हुई है। ठीक है ना, या इसी तरह से जैसे पाई की हम बात करें तो पाई की वैल्यू या तो हम खुद रख लें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था 3.14, या हम क्या कर सकते हैं, कुछ जो मैथमेटिकल कांस्टेंट्स होते हैं उनकी डेफिनेशन, मतलब उनकी क्या वैल्यू है, वो भी किसके अंदर है, मैथ नाम के मॉड्यूल के अंदर है। तो कुल मिला के मैथ नाम के मॉड्यूल के अंदर क्या है, मैथ से रिलेटेड काफी चीजें क्या है, स्टोर्ड है। मैथ से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड काफी चीजें क्या है, स्टोर्ड है। ठीक है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है किसी का 2.15 का। ठीक है, तो यहाँ तो आप खुद एक फंक्शन बनाओ, खुद कैलकुलेशंस करो, भाई ये कैसे स्क्वायर रूट निकलेगा, या डायरेक्टली आप एक स्क्वायर रूट नाम का फंक्शन क्या कर लो, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं यूज करते हो, उनमें जस्ट बटन्स के क्लिक पे ही आपको क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाएगा कि इसका साइन क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो उसी तरह से ये मैथ नाम का जो मॉड्यूल है वो भी समझ लो एक तरह से एक साइंटिफिक कैलकुलेटर ही है जिसको आपको क्या करना है, आपके प्रोग्राम में यूज करना है। तो अब उस मैथ मॉड्यूल को यूज करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो क्योंकि अब हमें पाई की वैल्यू चाहिए इसीलिए हम क्या करेंगे, मैथ नाम के मॉड्यूल को क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रोग्राम में हमारा क्या आएगा, इंपोर्ट आएगा और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मैथ लिख देंगे। ज्यादा हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करना है।
जैसा कि बोला गया है कि हमें यूजर से कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है, x, y और z की, जो कि क्या है, इंटीजर्स ही हैं। तो अब हमें सबसे पहले क्या लिखना है, x इज इक्वल्स टू इंट, और यहाँ पे लिख देना है इनपुट, और यहाँ पर क्या लिख देना है, एंटर x। क्या लिख देना है, एंटर x लिखना है, जिससे कि क्या होगा, यूजर को पता चलेगा, ये मैसेज यूजर को क्या बोल रहा है, भाई x की वैल्यू एंटर करो। ठीक है, तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, एंटर x आ जाएगा। ओके, आपने x की वैल्यू जो भी दी, 1 दी, 2 दी, जो भी दी, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि यहाँ पे इनपुट फंक्शन की हेल्प से जो भी वैल्यू आती है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आती है। ठीक है, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसी तरह से हम y की वैल्यू यूजर से पूछेंगे और उसको भी हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और y के अंदर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और यही काम हमारा किसके लिए होगा, z के लिए भी होगा। तो यही लाइन हमें किसके लिए लिखनी है, z के लिए भी लिखनी है। तो इतना हमारा काम हो गया, इनपुट, और यहाँ हमें क्या लिखना है, एंटर z लिखना है, ये हमने लिख दिया। अब क्या होगा, अब हमें सिंपली इस इक्वेशन को कैलकुलेट, इस इक्वेशन को क्या करना है, एक्सप्रेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वो हम सॉल्व किस तरह से करें, तो अब सॉल्व करने के बाद हम चाहते हैं कि जो आउटपुट आए वो किसी सम नाम के वेरिएबल या EQ नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाए। कोई सा भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। ठीक है, तो सपोज मैंने दिया EQ नाम के वेरिएबल के अंदर क्या आ जाना चाहिए, इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो अब सबसे पहले तो देखो हम लिखेंगे इसको किस तरह से, 4 से ये x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 4 इंटू एक्स। अब x जो है उसकी पावर क्या है, 4 है। तो अब पावर के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 बार मल्टीप्लीकेशन का जो साइन होता है वो क्या होता है, एक तरह से पावर एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें 2 रेज़ टू द पावर 3 करना है, तो हम 2 और फिर ये पावर ऑपरेटर का यूज करेंगे और फिर लिख देंगे 3। ठीक है, तो इसी तरह से x की पावर 4 है तो हम ऐसे लिखेंगे, फिर क्या है, प्लस है, फिर क्या है, 3 है, और 3 से y मल्टीप्लाई हो रहा है, y की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y, और फिर यहाँ पे अगेन हम ये एक्सपोनेंट सिंबल का यूज करेंगे और फिर हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। फिर क्या हो रहा है, 9, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इनटू z लिख देंगे, और फिर क्या है यहाँ पे प्लस। अब देखो इसके कंटिन्यूशन में ही ये लाइन आएगी, लेकिन मैं नीचे लिख देती हूँ आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए। फिर हमने क्या लिखा है, प्लस लिखा है। अब 6 और इनटू, तो हमने लिखा 6 इनटू। अब क्योंकि मैं पाई की वैल्यू खुद नहीं अज्यूम कर रही हूँ, मैं इस मैथ नाम के मॉड्यूल से लेना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैथ डॉट पाई, मतलब मैथ नाम के मॉड्यूल में से मैं क्या लेना चाह रही हूँ, क्या यूज करना चाह रही हूँ, पाई की वैल्यू। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी PI, डायरेक्टली हम पाई नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मैथ नाम के अंदर, मैथ नाम के मॉड्यूल के अंदर जो पाई है वो ऑलरेडी क्या है, डिफाइंड है कि पाई की वैल्यू क्या होगी, इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दिया है, PI लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब ये पूरी इक्वेशन इस तरह से क्या हो जाएगी, हमारी इवैल्यूएट हो जाएगी। अभी किस तरह से इवैल्यूएट होते हैं इसके लिए मैं एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का वीडियो लिंक का जो लिंक है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि कोई सा एक्सप्रेशन इवैल्यूएट किस तरह से होता है। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन पूरा इवैल्यूएट हो जाएगा, उसके बाद ये रिजल्ट किसके अंदर आ जाएगा, EQ के अंदर आ जाएगा। अब सिंपली हमें क्या करना है, इस EQ को प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और फिर लिखेंगे रिजल्ट इज, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, EQ लिख देंगे। ठीक है ना, तो अब आउटपुट किस तरह से आएगा, पहले आपसे x की वैल्यू पूछी जाएगी, जो भी आपने वैल्यू दी, सपोज 1 दी, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर आपसे y की वैल्यू पूछी जाएगी, जो भी आपने वैल्यू दी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर आपने जो भी z की वैल्यू पूछी गई आपसे, एंटर z करके आउटपुट आया, आपने जो भी वैल्यू दी, सपोज आपने 3 दी, वो z के अंदर स्टोर हो गई, मतलब x 1 को पॉइंट कर रहा है और y 2 को पॉइंट कर रहा है और z किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पर पहले इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड वाली चीज इवैल्यूएट होगी, यहाँ पर क्या है 4 इंटू और यहाँ पर x की पावर 4। अब देखो इनमें से प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, इस ऑपरेटर की प्रायोरिटी, इस पावर ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो पहले ये चीज इवैल्यूएट होगी, x की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा। उसके बाद में 3 इंटू वाई रेस्ट टू द पावर 3 मतलब किसकी पावर 3,
2 रेस्ट टू द पावर 3, 2 रेस्ट टू द पावर 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 3 इंटू 8 आ जाएगा। उसके बाद 9 इंटू जेड, तो यहाँ पर क्या हुआ 9 इंटू जेड मतलब 9 इंटू 3 27 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 6 इंटू 3.14, इसका रिजल्ट क्या आया 3.14, ठीक है ना। तो 19 पॉइंट समथिंग जो भी है वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर ये सारी चीजें क्या होंगी, पहले ये मल्टीप्लाई होके ये सारी चीजें ऐड होके और फाइनली हमारा जो रिजल्ट है वो EQ के अंदर स्टोर होगा और रिजल्ट जो भी EQ की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर ऑफ सेकेंड्स एंड प्रिंट्स इट इन फॉर्म मिनट्स एंड सेकेंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 200 सेकेंड्स एंटर किया है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 3 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, ये आउटपुट आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो सपोज अगर हमने क्या दिया है 200 मिनट्स दिया है, क्या दिया है 200 मिनट्स। अब अगर आपको किसी ने बोला है कि इसको मिनट्स में कन्वर्ट करो तो ऑब्वियसली आप इसको 60 से डिवाइड करोगे, ये चीज तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो अब इन सेकेंड्स को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 60 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो 3 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब कितना बचा है 20 बचा है, ठीक है। तो ये क्या आया हमारा रिमाइंडर आया है, या हम ये क्या बोल सकते हैं कि 20 सेकेंड्स क्या है बच गए जो कि 60 से डिवाइड नहीं हो पाए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 200 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 3 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो इसी तरह से हमें क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए कि जो भी सेकेंड्स हमें दिए हैं उसको मिनट एंड सेकेंड के फॉर्म में क्या करना है, प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ रहा है, हमें डिवाइड मतलब इसका जो डिवीजन का रिजल्ट है वो चाहिए और क्या चाहिए, हमें रिमाइंडर चाहिए। तो जो डिवीजन का रिजल्ट है वो क्या आएगा, मिनट्स आएगा और जो रिमाइंडर है वो क्या आएंगे, सेकेंड्स आएंगे, ओके। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के हमें क्या करना है, हमारा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले यूजर से सेकेंड्स पूछने हैं, तो यहाँ पर हमने इनपुट फंक्शन अगेन यूज किया और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एंटर सेकेंड्स, ठीक है। क्या लिख दिया, एंटर सेकेंड्स, ओके। नंबर ऑफ सेकेंड्स जो भी आपको आउटपुट मतलब प्रिंट करवाना है मैसेज वो आप प्रिंट करवा सकते हो, ये हमने दे दिया। इसके बाद इसको इंटीजर में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने लिखा इंट, ठीक है। इसके बाद में ये इसकी एंडिंग, फिर हमें क्या करना है, जो भी यूजर ने एंटर किया है उसको हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। तो हमने यहाँ पे स्टोर किया सेकेंड्स नाम के वेरिएबल में, हमने उसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, ठीक है। सेकेंड्स नाम के वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा, जो यूजर ने सेकेंड्स दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में अब जैसा कि मैंने क्या बताया कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिवीजन ऑपरेटर परफॉर्म करना है ताकि मुझे मिनट्स मिल सके, लेकिन मैं ये वाला डिवीजन ना परफॉर्म करके फ्लोर डिवीजन क्या करूंगी, यूज करूंगी, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल डिवीजन करती हूँ तो उस केस में मुझे यहीं पे कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा, जो भी है पॉइंट में ये सॉल्व होके पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब मुझे आंसर जो चाहिए पॉइंट के बाद में कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे पॉइंट के पहले में ही क्या हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। मतलब पॉइंट के पहले जो इंटीजर जो होल पार्ट आया मैं उसी में इंटरेस्टेड हूँ, तो उसके लिए मुझे फ्लोर डिवीजन परफॉर्म करना पड़ेगा। आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है ना। तो अब मुझे सिर्फ फ्लोर डिवीजन मतलब मुझे इंटीजर पार्ट में इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं फ्लोर डिवीजन का यूज करूंगी। तो अब मुझे करना क्या है, इन सेकेंड्स को किससे डिवाइड करना है, 60 से डिवाइड करना है और कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर यूज करना है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएंगे, हमारे मिनट्स हो जाएंगे। तो सपोज MINS नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने उसको स्टोर कर दिया, ठीक है। अब मुझे रिमाइंडर भी चाहिए जो कि क्या है, हमारे जो बचे हुए सेकेंड्स हैं वो है, ठीक है। तो उसको मैं सपोज S नाम के वेरिएबल के अंदर ले लेती हूँ। तो उसके लिए मुझे सेकेंड्स को डिवाइड तो करना है 60 से, लेकिन मुझे सिर्फ रिमाइंडर में इंटरेस्ट है, ठीक है। अब देखो मेरे पास मिनट्स आ गए 3 मिनट्स, मेरे पास सेकेंड्स आ गए 20 सेकेंड्स। अब मुझे इनको क्या करना है, सिंपली प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे। अब यहाँ पर मुझे लिखना है मिन्स MINS। अब मैं आउटपुट कुछ इस तरह से चाहती हूँ, 3 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, मुझे मिनट्स एज इट इज प्रिंट करना है तो उसको मैं डबल कोट्स में लिखूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा मिनट्स और फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, फिर से कॉमा यूज करूंगी और यहाँ पे लिखूंगी एस,
फिर कॉमा और सेकंड्स। अब ये किस तरह से आउटपुट आएगा मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले आपसे सेकंड्स पूछे गए। सपोज आपने सेकंड्स दिए हैं 210, ठीक है, क्या दिए आपने 210, तो वो 210 किस में स्टोर हो जाएगा, सेकंड्स में स्टोर हो जाएगा। तो सेकंड्स में क्या स्टोर हुआ है 210, ठीक है। उसके बाद 210 को हमने जब 60 से डिवाइड किया, क्या किया 60 से डिवाइड किया, ठीक है। तो क्या हुआ 64 जा तो कितना हो जाता है 240, तो 60 3 जा कितना हुआ 180, ठीक है ना। इसके बाद में अब यही रिजल्ट कितना 3, तो ये 3 किसके अंदर आ जाएगा, MINS के अंदर आ जाएगा। तो MINS नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसके अंदर क्या आ गया 3 आ गया। फिर हम क्या कर रहे हैं, ये सेकेंड्स को ही, सेकेंड्स मतलब 210 को ही 60 से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमें रिमाइंडर चाहिए। मतलब हम बोल रहे हैं कि 210 को 60 से डिवाइड किया जाए, जो भी रिमाइंडर आए वो एस के अंदर स्टोर किया जाए। तो अब जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 30 आएगा, तो वो 30 किसके अंदर आ जाएगा, एस के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा आउटपुट कैसे आएगा, मिन्स की वैल्यू क्या है 3, फिर डबल कोट्स में हमने लिखा है मिनट्स, तो मिनट्स एज इट इज प्रिंट हुआ। फिर हमने सिंपली यहाँ पे लिखा है एस, तो एस की वैल्यू क्या है 30, और फिर हमने डबल कोट्स में लिखा है सेकंड्स, तो सेकंड्स जो है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब जो 5th क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, यूजर से ईयर पूछना है और फिर हमें चेक करके बताना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। अब लीप ईयर आपको पता ही है, ऐसा ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं, जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं, ठीक है। नॉन लीप ईयर मतलब जो बाकी के जो ईयर्स हैं जिनमें फरवरी में 28 डेज होते हैं, तो हमें चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। लेकिन उसका प्रोग्राम मैं आपको आज नहीं बताऊंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें पूरा प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसका रीजन ये कि अगर मुझे इफ एल्स का यूज करके बनाना हो ये प्रोग्राम तो ये फटाफट बन जाएगा, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कौन से चैप्टर में है, चैप्टर 7 डेटा हैंडलिंग में है, जहां तक हमें इफ एल्स का कोई आइडिया नहीं है, इफ एल्स कैसे वर्क करते हैं, मतलब मुझे विदाउट यूजिंग इफ एल्स, मतलब इफ एल्स का यूज किए बिना ये प्रोग्राम बनाना है। तो इसीलिए मैं एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से वो प्रोग्राम हम बना सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में है, सॉरी 8th क्वेश्चन नहीं है, हमारा 6th क्वेश्चन है। उसमें है राइट अ प्रोग्राम टू टेक 2 नंबर्स एंड प्रिंट इफ द फर्स्ट नंबर इज फुल्ली डिविजिबल बाय सेकंड नंबर और नॉट। मतलब हमें क्या करना है, यूजर से 2 नंबर्स पूछने हैं। सपोज हमारा फर्स्ट नंबर है m, सेकंड नंबर है n। m की वैल्यू सपोज है हमारी 17 और n की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि जो फर्स्ट नंबर है वो फुल्ली 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम 3 से डिवाइड करके देखें तो 3 5 जा कितना होता है 15 होता है, तो यहाँ पे क्या आया 3 5 जा 15। यहाँ पर ये रिमाइंडर बच गया, मतलब ये कुछ वैल्यू बच गई है, ये वैल्यू बच गई है, मतलब ये 17 3 से, मतलब m जो है n से फुल्ली डिवाइड नहीं होता है। मतलब क्या है कि हमारा रिमाइंडर डिसाइड कर रहा है कि m जो है वो n से फुल्ली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सपोज हमने यही 15 से इसको डिवाइड किया होता तो उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आता 0 आता। तो अगर रिमाइंडर जो है वो 0 है इसका मतलब नंबर जो है वो फुल्ली डिविजिबल है, और अगर हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 के अलावा कुछ और है मतलब हमारा जो नंबर है वो फुल्ली डिविजिबल नहीं है, कुछ और है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब 0 से बड़ा है, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि वो फुल्ली डिविजिबल नहीं है। इस कंसेप्ट का आपको ध्यान रखना है। अब ये भी प्रोग्राम अगर आपने दूसरी कोई सी प्रोग्रामिंग पढ़ी हो या आपको सिंपली लगेगा कि ऑब्वियसली यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि 0 है तो फुल्ली डिविजिबल है, 0 नहीं है तो फुल्ली डिविजिबल नहीं है, मतलब इफ एल्स का यूज होगा, लेकिन जरूरी नहीं है, हम विदाउट यूजिंग इफ एल्स भी इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। उसके लिए अब आपको कंसेप्ट जो माइंड में रखना है वो ये रखना है कि हमें और एंड गेट का कंसेप्ट माइंड में रखना है। किसका, और एंड ऑपरेटर का जो कंसेप्ट है वो क्या करना है, माइंड में रखना है। कैसे, और ऑपरेटर का रिजल्ट देखो, हमारी जो वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं, ट्रू फॉल्स ये हो सकता है। एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं कि हमारे और एंड ऑपरेटर वर्क कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, और एंड क्या है, बाइनरी ऑपरेटर्स है, मतलब इनके पास 2 वैल्यूज आएंगी, 2 ऑपरेंड्स इनके पास होने चाहिए। तो वो 2 ऑपरेंड्स आइदर दोनों ट्रू हो सकते हैं, एक ट्रू एक फॉल्स हो सकता है, एक फॉल्स एक ट्रू हो सकता है, या दोनों ही क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम और की बात करें तो इन केसेस में आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा।
और यहाँ पे आएगा फॉल्स। अगर हम एंड की बात करें तो इन सभी केसेस में आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओनली कब हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, इस केस के लिए ट्रू आने वाला है, ठीक है। अब अगर हम ट्रू का मतलब क्या होती है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू। और फॉल्स का मतलब क्या होता है, जीरो, चाहे वो 0.0 हो या नन हो या सिंपली जीरो हो, ठीक है, ये होता है फॉल्स। तो कुल मिला के ट्रू मतलब एनी नॉन जीरो वैल्यू, और फॉल्स का मतलब क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। तो अब अगर हम और ऑपरेटर में देखें तो उसमें क्या किया जाता है कि अगर फर्स्ट रिजल्ट ट्रू है, देखो फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो क्या है, ट्रू है, तो उस केस में सेकंड को इवेल्युएट ही नहीं किया जाता है और ओनली फर्स्ट ही क्या आ जाता है हमारा रिजल्ट। इस चीज को आप अच्छी तरह से समझना, क्योंकि यही चीज प्रोग्राम में यूज होने वाली है। अगर फर्स्ट ऑपरेंड ही क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो सेकंड को इवेल्युएट ही नहीं किया जाता है, सेकंड को इवेल्युएट ही नहीं किया जाता है, और ओनली जो फर्स्ट है वही क्या आता है, हमारा रिजल्ट आ जाता है, ओके। लेकिन अगर हमारा फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है तो जो हमारा रिजल्ट होता है वो क्या होता है, हमारा सेकंड ऑपरेंड जो होता है वो क्या आता है, हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है। अगर हम एंड की बात करें तो इसके अपोजिट है। इसमें क्या है, अगर फर्स्ट एक ही चीज क्या मिल गई है, फॉल्स मिल गई है, फर्स्ट ऑपरेंड ही फॉल्स मिल गया है, तो उस केस में हमें पता है कि फॉल्स ही रिजल्ट आएगा। तो उस केस में क्या आता है, हमारा फर्स्ट वाला जो ऑपरेंड है वही क्या आ जाता है, रिजल्ट आता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा फर्स्ट वाला ऑपरेंड क्या है, ट्रू है, नॉन जीरो है, तो उस केस में जो है हमारा सेकंड वाला जो ऑपरेंड है वो क्या आता है, रिजल्ट आता है। वेरीफाई करके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज अच्छी तरह से एक्सप्लेन की थी, ओके। फिर भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम डिफरेंट केसेस देखेंगे इसको एनालाइज करने के लिए, ठीक है। अब इसी चीज को माइंड में रख के हमें क्या बनाना है, हमारा प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एम और एन की वैल्यूज को यूजर से पूछ लें। तो एम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, तो इंट और फिर यहाँ पे इनपुट, और फिर यहाँ पे हमने यूजर से फर्स्ट नंबर पूछ लिया। मैं ज्यादा बड़ा मैसेज नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैंने फर्स्ट और फिर एनओ लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद में हमें सेकंड नंबर यूजर से पूछना है, तो एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंट और फिर यहाँ पे हो जाएगा इनपुट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा सेकंड एनओ, मतलब सेकंड नंबर हमने यूजर से पूछ के इंटीजर में कन्वर्ट करके एन के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे होती है हमारी असली कैलकुलेशन, मतलब हमारा रियल जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो ऑपरेटर जो यूज हो रहा है वो क्या है, मॉड्यूलस ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, एम को एन से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर चाहिए, तो हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर लें। इसकी वैल्यू या तो जीरो आ सकती है या नॉन जीरो आ सकती है। नॉन जीरो मतलब ट्रू, जीरो फॉल्स, नॉन जीरो ट्रू, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। मतलब डिवाइड हो गया मतलब क्या आएगा, रिजल्ट जीरो आएगा। डिवाइड नहीं हुआ मतलब रिजल्ट क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, ठीक है। इसके बाद अब हमें यूज करना है हमारा एंड ऑपरेटर। क्या यूज करना है, एंड ऑपरेटर यूज करना है। और यहाँ पे हमें सिंपली लिख देना है, डबल कोट्स में क्या लिख देना है, नॉट डिविजिबल। क्या लिखना है, नॉट डिविजिबल लिख दिया, ठीक है। और फिर हमें क्या यूज करना है, इसी के जस्ट आगे यूज होगा हमारा और। क्या यूज होगा, और यहाँ पे हमने लिखा फुल्ली डिविजिबल। क्या लिखा हमने, फुल्ली डिविजिबल, ठीक है। यहाँ पे नॉट फुल्ली डिविजिबल लिख देना आप, ठीक है। और इसको किया एंड। अब हम देखते हैं ये वर्क कैसे करेगा। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले m को, सपोज हमारे जो ऑपरेंड्स की वैल्यू है, m की वैल्यू है हमारी 17 और n की वैल्यू क्या है, 3 है। m की वैल्यू 17, n की वैल्यू 3, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 का मतलब क्या है, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब क्या है, ट्रू है। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ, ट्रू हुआ। तो अब यहां पर क्योंकि क्या है, ट्रू हो गया है, नॉन जीरो मतलब ट्रू, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर रिजल्ट क्या आता है, फर्स्ट वाला मैंने अभी अभी आपको बताया था, फर्स्ट अगर क्या है, ट्रू है, तो सेकंड को चेक किया जाता है। तो सेकंड जो है वो हमारा क्या आता है, रिजल्ट आता है। सेकंड ऑपरेंड क्या आता है, हमारा रिजल्ट आता है। तो अब क्योंकि इसकी रिजल्ट क्या है, ट्रू है, मतलब हमें कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है कि जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो उस केस में हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, देखो एंड ऑपरेटर है, इसमें ये दो ऑपरेंड्स हैं, फर्स्ट क्या आ चुका है, ट्रू आ गया है, तो रिजल्ट में क्या आएगा हमारा, नॉट डिविजिबल, मतलब क्या आ जाएगा, नॉट डिविजिबल। तो इस वाले एंड ऑपरेटर ने हमें क्या रिजल्ट रिटर्न किया है, नॉट डिविजिबल क्या किया है, रिटर्न किया है, ठीक है। लेकिन अभी इस और का इवेल्युएट होना तो बाकी है।
ठीक है। तो यहां तक इवेल्युएट होकर हमें रिजल्ट क्या मिला है, नॉट डिविजिबल रिजल्ट मिला है, ठीक है। अब नॉट डिविजिबल और फुल्ली डिविजिबल। नॉट डिविजिबल क्या है, एक स्ट्रिंग है, क्या है, एक स्ट्रिंग है। क्या इसको जीरो में काउंट किया जाएगा या नॉन जीरो में काउंट किया जाएगा? ऑब्वियसली इसकी वैल्यू है कुछ ना कुछ, तो इसको नॉन जीरो में काउंट किया जाएगा। नॉन जीरो मतलब ट्रू। अब और ऑपरेटर क्या करता है, जब एक भी ट्रू आ गया, मतलब फर्स्ट अगर ट्रू आ गया तो सेकंड को इवेल्युएट करना ही नहीं है, फर्स्ट ऑपरेंड ही क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्ट। तो अब इसका और इसका रिजल्ट क्या आएगा, नॉट डिविजिबल। तो हमारे आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाने वाला है, नॉट डिविजिबल क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब यही हमारा केस ये होता है कि m की वैल्यू हमारी 15 है और n की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आए, 15 को 3 से डिवाइड किया गया तो रिजल्ट क्या आया, 0। 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। अब क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, पहला ही फॉल्स मिल गया तो दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो जो फर्स्ट है वही क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हमारा जो फर्स्ट ऑपरेंड है, इस एंड ऑपरेटर का फर्स्ट ऑपरेंड कौन सा है, ये है, और सेकंड ऑपरेंड कौन सा है, ये है। तो फर्स्ट ऑपरेंड ही फॉल्स, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जो भी फर्स्ट ऑपरेंड है वो। तो फर्स्ट ऑपरेंड मतलब इसका जो रिजल्ट है, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है, 0 है। तो इसने हमें क्या रिटर्न किया है, 0 रिटर्न किया है, ठीक है। अब 0 मतलब फॉल्स हुआ, ठीक है, फॉल्स और फुल्ली डिविजिबल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ऑपरेटर क्या करता है कि अगर फर्स्ट ट्रू है तो फर्स्ट ही रिजल्ट आया, अदरवाइज जो सेकंड ऑपरेंड है वो रिजल्ट आता है। तो यहां पर तो हमें क्या मिला है, फॉल्स मिला है। तो अब हमारा जो सेकंड ऑपरेंड है फुल्ली डिविजिबल, वो क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, फुल्ली डिविजिबल क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें है राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ 2 डिजिट नंबर एंड देन प्रिंट द रिवर्स नंबर, ठीक है। हमें यूजर से एक 2 डिजिट नंबर ही पूछना है, ठीक है। उसके बाद उसका रिवर्स क्या करना है, प्रिंट करना है। तो सपोज यूजर ने एंटर किया है 34, तो आउटपुट क्या आ जाना चाहिए, 43 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। इतना सा काम हमें करना है। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले यूजर से 2 डिजिट नंबर पूछे, लेकिन पहले हम इसका ना कंसेप्ट समझ लेते हैं किस तरह से ये वर्क करेगा। पहले हम क्या चाहते हैं, 4 आना चाहिए। अब इसमें से हम 4 को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो अगर हम 34 को 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहां पर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा, 4 बच जाएगा। तो इस तरह से मुझे क्या मिल सकता है, 4 मिल सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो देखो हमारे पास 4 तो मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो ये 3 किस तरह से मिलेगा, तो ये 3 चाहिए। तो हम इस 34 को अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, फ्लोर डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें दोनों डिजिट्स मिल रहे हैं। तो हमारे रिजल्ट के लिए 10th प्लेस पे क्या आएगा, वो हमें इस तरह से मिल गया, और 1st प्लेस पे क्या आएगा, वो हमें इस तरह से मिल चुका है, ठीक है ना। तो अब हम बनाते हैं हमारा प्रोग्राम। तो पहले हमें यूजर से 2 डिजिट नंबर पूछना है। तो यहाँ पे हमने लिखा इंट, और यहाँ पे हमने लिखा इनपुट, और यहाँ पे हमने लिख दिया मैसेज, एंटर अ 2 डिजिट नंबर। तो एंटर अ 2 डिजिट नंबर ये लिखना जरूरी है, क्योंकि हम 2 डिजिट नंबर ही चाहते हैं। आगे जब हम लूप्स पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे कि चाहे यूजर ने 5 डिजिट नंबर भी एंटर किया है तो भी उसका हम रिवर्स इजीली प्रिंट कर सकते हैं एक सिंपल से लॉजिक से, ठीक है। तो अभी हमने लूप्स नहीं पढ़े हैं, इसीलिए हमें यूजर से 2 डिजिट नंबर ही पूछना है, क्योंकि ये जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो 2 डिजिट नंबर के लिए ये लॉजिक एप्लीकेबल है। तो इसको हमने किया एंड, और वो 2 डिजिट नंबर सपोज हमने एन के अंदर स्टोर कर दिया है, ठीक है। अब हमें 10th प्लेस, हमारा रिजल्ट देखो ये क्या है, हमारा रिजल्ट जिसमें ये 10th प्लेस है, ये 1st प्लेस है। 10th प्लेस पर जो हमें वैल्यू चाहिए वो हमें रिमाइंडर की हेल्प से मिल रही है। तो हम यहाँ पे टीपी नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें हम क्या लिखते हैं, एन मोड 10 लिखते हैं। तो हमें 10th प्लेस की डिजिट मिल गई, फॉर एग्जांपल 4 है तो वो मिल गई, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, 1st प्लेस की डिजिट चाहिए। तो उसके लिए हम अगर लिख देते हैं OP इज इक्वल्स टू, हम क्या करें, n/10 कर दें, मतलब n को 10 से डिवाइड कर दें। और कौन सा वाला डिवीजन करें, फ्लोर डिवीजन परफॉर्म करें, या सिंपली आप n इज इक्वल्स टू n/10 इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने इस तरह से किया है, 1st प्लेस इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10।
अब देखो टेंस प्लेस पे हमें मिल गया, वंस प्लेस पे हमें मिल गया। अब हमें नया नंबर बनाना है। क्या करना है? बनाना है। सिंपली इनको प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट कर सकते हैं, टीपी कॉमा एपी सैप इज इक्वल्स टू नन, मतलब इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे नया नंबर बनाना है, तो सपोज हमारा न्यू नंबर है REV, रिवर्स्ड नंबर इज इक्वल्स टू। अब हम एक्सपांडेड फॉर्म में किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं? टेंस प्लेस पे जो भी उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे? TP इंटू 10 लिख दिया और फिर सिंपली OP को उसमें प्लस कर दिया, बस। तो अब देखो ये वर्क कैसे करेगा। सपोज n की वैल्यू क्या थी? 34 थी। 34 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया? 4। तो TP किसको पॉइंट करेगा? 4 को पॉइंट करेगा। फिर हमने क्या किया? n को 10 से फ्लोर डिवीजन परफॉर्म किया, तो रिजल्ट क्या आएगा? जब हम n दैट इज 34 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 3। 3 किस में आ जाएगा? OP के अंदर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? TP को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 40 मतलब 4 इंटू 10 40 प्लस OP मतलब 3, तो रिजल्ट क्या आया? 43 आया। बस इसको हमें प्रिंट कर देना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रिंट, और फिर रिजल्ट में रिवर्स नंबर जो आप चाहते हो वो लिखो, और फिर REV इसको क्या कर दो? प्रिंट कर दो। तो ये क्या आ जाएगा? आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ट्राई राइटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू प्रीवियस वन। जो अभी अभी हमने प्रोग्राम लिखा था उसी के जैसा करना है, लेकिन वो किसके लिए लिखना है? हमें 3 डिजिट नंबर के लिए लिखना है, ठीक है। तो अब हमें यूजर से 2 डिजिट नंबर नहीं 3 डिजिट नंबर पूछना है। अब उसका हम लॉजिक देखते हैं किस तरह से वर्क करेगा। सपोज अब नंबर हमारा है 345, तो आउटपुट शुड बी 543, इसका रिवर्स आना चाहिए। तो जैसा कि पहले हमें 100 प्लेस पर जो ये 5 है वो किस तरह से मिलेगा? जब हम 345 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 345 को 10 से जब डिवाइड किया हमने, तो यहाँ पे क्या आया? 30 आर, यहाँ पे क्या आया है? 30 आया, फिर आया यहाँ पे 445, 4 स्टार 10 4 कितना आया हमारा? 40 आया। रिमाइंडर क्या आया? 5। इसी में हम इंटरेस्टेड हैं, और ये जो है हमारे रिजल्ट में 100 प्लेस पर आएगा। ये 5 कौन से प्लेस पे आएगा? इस देखो ये 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस, तो 100 प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा। तो इस चीज को जो इस फर्स्ट ऑपरेशन के बाद हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, इस ऑपरेशन के बाद हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है, उसको हम 100 प्लेस में स्टोर करेंगे। तो HP विल बी व्हाट? HP क्या हो जाएगा? जब हम n और मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाएंगे 10 के बीच में, n और 10 के बीच में जब हम मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा, और वो रिमाइंडर ही क्या हो जाएगी? हमारी 100 प्लेस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये 5 तो हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है? तो अब हम क्या करेंगे? इस 345 को ही 10 से डिवाइड कर लेंगे, मतलब जो नंबर हमारा 345 था उसको हम चेंज करके 10 से डिवाइड करना है हमें। सिंपली हमें क्या करना है? 345 को आप 10 से डिवाइड कीजिए, तो 345 को 10 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा? 34 मिलेगा। तो अब हमें क्या लिखना है? n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10, मतलब हम इसको 10 से डिवाइड करें, तो 10 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा? 34 मिलेगा, और इस 34 को बैक n में स्टोर कर दें। मतलब अब n की जो वैल्यू पहले 345 थी ना, अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 34 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 34 हो जाएगी। अब n की वैल्यू 34। अब वापस हम अगर इसको 10 से डिवाइड करके हम देखें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 बचेगा। क्या बचेगा? 4 बचेगा। वही हमारे रिजल्ट की क्या हो जाएगी? 10th प्लेस हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम क्या करें? TP इज इक्वल्स टू वॉट? n mod 10। फिर से हमने क्या लिखा है? n mod 10 लिखा है। तो अब अगर हम 34 को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? 4 आता है, 4 बच जाएगा। तो वही 4 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? TP के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो अब हमें 4 भी मिल गया। अब हमें सिंपली क्या चाहिए? वंस प्लेस पे क्या आएगा? तो फिर से अगर हम इस n को 10 से डिवाइड करें, क्या करें? n को 10 से डिवाइड करें, तो अब देखो अगर हम 34 को भी 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलने वाला है? 3 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? 3 मिलने वाला है, ठीक है। तो अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और यही हमारी क्या होगी? वंस प्लेस होगी, ओके। अब देखो हमारे पास 100 प्लेस पे भी आ गया है। क्या आ गया है? 5 आ गया है। 10th प्लेस पे आ गया है 4, और वंस प्लेस पे हमारा क्या आ गया है? 3 आ गया है। अब इनको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है तो आपको HP को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
टीपी को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एन को सिंपली ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसको REV नाम के वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर दिया। नंबर हम चेंज करके देखते हैं एक बार फटाफट से। सपोज हमारा नंबर है 1 2 3। क्या है हमारा नंबर? 1 2 3 है। एन की वैल्यू 1 2 3। 1 2 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। तो HP के अंदर क्या आ गया? 3 आ गया। फिर 1 2 3 को 10 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा हमारा? तो वो क्या आएगा हमारा? इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। क्या मिलेगा? 12। तो n की नई वैल्यू हो गई 12। फिर जब 12 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया है? 2 आया है। क्या आया है? 2 आया है, बच गया। तो TP की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। फिर से जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है, रिमाइंडर नहीं, क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अब हमने HP को किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से मल्टीप्लाई किया तो 300। TP को मल्टीप्लाई किया किससे? 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 10। फिर n इज इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या है? 1। तो 321 क्या आ जाएगा? हमारा रिजल्ट आएगा, जिसको हमें सिंपली क्या करना है? प्रिंट करना। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। राइट अ प्रोग्राम टू टेक 2 इनपुट्स फॉर डे, मंथ एंड देन कैलकुलेट विच डे ऑफ द ईयर। द गिवन डेट इज फॉर सिंप्लिसिटी टेक 30 days फॉर ऑल मंथ्स। For example, if you give input as day 3 month 2, then it should print day of the year 33। अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे तो मैं क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोवाइड करूंगी ही। सपोज आपने क्या दिया है कि डे, जैसे पहले इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है, क्या दिया है? डे 2 और मंथ क्या? डे 3 और मंथ 2 दिया है। डे की वैल्यू क्या दी है? 3 दी है और मंथ क्या है? 2। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो सेकेंड मंथ है, सेकेंड मंथ कौन सा है? फेब्रुअरी। सेकेंड मंथ का 3rd डे, मतलब पूरे ईयर में हम कितने डेज आगे आ चुके? पूरे ईयर का कौन सा डे है? तो 33 डे होगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हमारा, क्योंकि देखो जनवरी के 30 लिया हमने और उसके बाद हमने किसको ऐड कर दिया? उसमें ये 3 डेज को ऐड कर दिया। अगर हमें बोला है मंथ 3 बोला है, क्या बोला है? मंथ की वैल्यू 3 बोली है और डे क्या बोला है? 5 बोला है। मंथ की वैल्यू 3 मतलब अभी हम मार्च में हैं। कहाँ पे हैं? मार्च में है। मतलब 2 मंथ्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो 30 + 30 ये 2 हमारे ऑलरेडी मंथ्स हो चुके हैं। उसके भी हम 5th डे में अभी हैं। तो अब भी हमारा ईयर का कौन सा डे है? 65। क्या है? ईयर का डे कौन सा है? 65 है। बस यही कंसेप्ट हमें क्या करना है? यहाँ पे यूज करना है। कैसे यूज करना है? देखो, अगर हमें मंथ की वैल्यू क्या बोली है? 2 बोली है, मतलब 1 मंथ हमारा हो चुका है। मंथ की वैल्यू 3 बोली है, मतलब हमारे कितने मंथ्स हो चुके हैं? 2 मंथ्स हो चुके हैं। ओके, तो पहले हम मंथ की वैल्यू यूजर से पूछते हैं। तो m इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे लिखा इंट और यहाँ हमने लिखा इनपुट और यहाँ पे लिखा हमने एंटर मंथ। क्या लिखा हमने? एंटर मंथ लिखा। फिर हमने यूजर से डे की वैल्यू पूछनी है, तो यहाँ पे हमने लिखा d इज इक्वल्स टू इंट और यहाँ पे लिखा हमने इनपुट और यहाँ हमें डे की वैल्यू यूजर से पूछनी है। तो एंटर और डे, बस इतना सा काम है। अब हमें कैलकुलेशन करनी है। जैसा कि मैंने बोला कि अगर मंथ 2 है मतलब 1 मंथ निकल चुका है, तो अगर मंथ की वैल्यू 4 है मतलब 3 मंथ्स निकल चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पर m-1 का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। इसके बाद उसको हमें 30 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और उसमें जो हमारा डे है वो ऐड कर देना है। सपोज यूजर ने क्या बोला है, जैसा कि इन्होंने इनपुट में दिया है, डे की वैल्यू आप क्या दो? 3, मंथ की वैल्यू दो 2। तो मंथ की वैल्यू आपने दी 2, तो m इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 हो गया। डे की वैल्यू आपने क्या दी? 3 दी, तो d इज इक्वल्स टू क्या हुआ? 3 हुआ, ठीक है। इसके बाद में m-1 मतलब 2 - 1 कितना हुआ? 1 इंटू 30, 1 × 30 कितना हुआ? 30। इसमें d को प्लस करो, कितना हुआ? d मतलब 3, 33। मतलब हम कौन से वाले डे पे हैं? 33। ईयर का कौन सा डे है? ये 33th डे है। यहाँ पे m-1 का रीजन क्या है कि मंथ जो यूजर ने बोला है उससे एक कम मंथ्स क्या हो चुके हैं? निकल चुके हैं। मंथ यूजर ने बोला 7th मंथ, मतलब हम जुलाई वाले मंथ में हैं, मतलब 6 मंथ्स क्या हो चुके हैं? निकल चुके हैं। 6 मंथ्स मतलब 6 × 3 कितने?
6 इंटू 30 180 डेज निकल चुके हैं, ठीक है। उसमें हमें आज के डेट नंबर को क्या करना है, प्लस करना है। सपोज मंथ की वैल्यू यूजर ने बोली होती 3, मतलब हम मार्च में अभी हैं, मतलब 2 मंथ्स जनवरी फरवरी निकल चुके हैं, तो 3 - 1 2, ठीक है। 2 × 3 60, और अब अगर अभी का डे 3 है तो इसका मतलब हम 63th डे में आज हैं, ठीक है ना। बस अब हमें इसको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। तो प्रिंट, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, डे, इसको हमें प्रिंट कर